हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम हमेशा की तरह आपके लिए न्यू एजुकेशनल टॉपिक्स पर वीडियोस लेकर आते हैं। तो आज भी हम पॉलिटी के टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं और आज हम यहाँ पर आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 के बारे में डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 73 तक हम डिस्कस कर चुके थे। आर्टिकल 74 और 75 हमें बताता है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। जैसे कि हमने यहाँ ये देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को। उसी तरीके से यहाँ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर भी होते हैं, यानी कि यहाँ पर काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने के लिए भी बहुत सारी क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है। क्वालिफिकेशन का इन द सेंस डिग्री की नहीं, पर यहाँ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जिससे काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया जाता है और इनके बारे में यहाँ आर्टिकल 74 और 75 हमें बताता है। तो आज हम इससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स ये आर्टिकल 74 और 75 के अंडर आता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, यानी कि संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो कि काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में हमें बताता है। तो आर्टिकल 74 और 75, where article 74 mentions that the councils will be headed by the prime ministers of India and will add and advise the president. Article 75 mentions the following things, यानी कि आर्टिकल 74 हमें ये बताता है कि जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल्स है उसे किसके द्वारा हेड किया जाता है। तो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स को हेड किया जाता है। इसी के साथ यहाँ पर ऑफ द एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट भी यहाँ मायने रखती है। आर्टिकल 75 क्या कहता है? दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 75 हमें ये बताता है कि काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन किसकी एडवाइस पर? प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। They, along with the Prime Ministers of India, form 50% of the total strength of the lower house Lok Sabha. The number cannot exceed 15%. यानी कि प्रधानमंत्री के राय पर जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वही यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं और किस तरीके से फॉर्म करते हैं? लोकसभा की, यानी कि लोअर हाउस जो कि लोकसभा है उसके 15% स्ट्रेंथ वो यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में रखते हैं, लेकिन 15% से यहाँ नंबर ज्यादा नहीं होना चाहिए। 91st Amendment Act provided for the disqualifications of the ministers when he stand disqualified as a member of parliament, यानी कि 91st अमेंडमेंट संविधान का ये कहता है कि अगर जो मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो मिनिस्टर्स हैं उन्हें अगर पार्लियामेंट के मेंबर से निष्कासित कर दिया जाता है तो उन्हें यहाँ मिनिस्ट्री का पद भी छोड़ना पड़ेगा। A minister ceases to exist as one if he is not a member of either house of parliament for 6 consecutive months, यानी कि वो व्यक्ति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मिनिस्टर का पद धारण नहीं कर सकता अगर वो कम से कम पार्लियामेंट के किसी भी सदन, निम्न सदन या उच्च सदन, लोअर हाउस अपर हाउस में से किसी में भी 6 महीने तक कॉन्जिक्यूटिव यानी कि कंटिन्यूसली 6 मंथ तक अगर वो वहां के मेंबर नहीं रहे हैं तो वो मिनिस्टर का पद नहीं ले सकते। पार्लियामेंट डिसाइड द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि क्या सैलरी प्रोवाइड की जाएगी और क्या क्या अलाउंस दिए जाएंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, ये केवल और केवल पार्लियामेंट द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। इज द एडवाइस स्टैंडर्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बिंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा जो एडवाइस दी जाती है वो प्रेसिडेंट लेते हैं या नहीं। तो yes, the advice is binding on the president and this provision was introduced by the 42nd Amendment Act 1970
and the 44th Amendment Act 1978. सॉरी, यहाँ पर ये है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं उसके लिए जो एडवाइस प्रेसिडेंट को दी जाती है वो लेते हैं या नहीं, यहाँ पर ये कहा गया है। तो यस, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर यहाँ पर प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का चुनाव करते हैं, पर एडवाइस किसकी होती है यहाँ पर? प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसके अलावा 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा यहाँ पर ये प्रावधान रखा गया है। The act also mentioned that the advice given by the councils cannot be inquired into any court. Read about the 42nd Amendment Act and the 44th Amendment Act in the linked article given below. इसके अलावा यहाँ पर एक और बात यह है कि यहाँ पर राष्ट्रपति को काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा भी एडवाइस दी जाएगी, लेकिन वो किसी भी कोर्ट में इंक्वायर्ड नहीं की जाएगी, बाध्य भी नहीं है, लेकिन फिर भी यह एडवाइस प्रोवाइड की जा सकती है, ऐसा 42nd अमेंडमेंट एक्ट और 44th अमेंडमेंट एक्ट कहता है संविधान का। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं? तो इन इंग्लैंड द कैबिनेट सिस्टम इज बेस्ड ऑन कन्वेंशन। द फ्रेमर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर्ड इट फिट टू इनकॉर्पोरेट the systems in the constitution. The principle of collective responsibilities finds a place in art. अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में जो कैबिनेट सिस्टम होता है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है? एक कैबिनेट सिस्टम ही कहलाता है। पर इंग्लैंड में जो कैबिनेट सिस्टम होता है वो कन्वेंशनली बेस्ड होता है, ठीक है। भारत में यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एक कलेक्टिव प्रिंसिपल बेस्ड होता है, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उन्हें एक कलेक्टिव वर्क करना पड़ता है, सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। 73 आर्टिकल 73 का आर्टिकल 75 का थर्ड पार्ट जो है वो क्या कहता है कि वेयर इट इज स्टेटेड दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स shall be collectively responsible to the Lok Sabha. In other words, this provision means that the ministry which loses confidence in the Lok Sabha is obliged to resign. The loss of confidence is expressed by rejecting a money bill or finance bill or any other important policy measure by passing a motion of no confidence or rejecting a motion expressing confidence in the ministry. When a ministry loses the confidence of the Lok Sabha, the whole of the ministry has to resign, including those ministers who are from the Rajya Sabha. The ministers fall and stand together. In certain cases, the ministry may advise the president to dissolve Lok Sabha and call for fresh election. जैसे कि हम इंग्लैंड की बात कर रहे थे, तो वहां जो कैबिनेट सिस्टम होता है वो क्या होता है? कन्वेंशन होता है, यानी कि सेपरेटली होता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं, भारत में क्या होता है? कलेक्टिव कहते हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। अगर यहाँ काउंसिल अपॉइंट की गई है तो यहाँ पर वो सबसे पहले आप प्रधानमंत्री का यहाँ पर अपॉइंटमेंट होता है, तो प्रधानमंत्री के अपॉइंटमेंट के बाद उनकी सलाह पर यहाँ पर कैबिनेट बनती है। अब जब कैबिनेट बन गई है, लेकिन यहाँ पर हमारा आर्टिकल 75(3) ये कहता है कि अगर किसी कारणवश जो भी कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनमें से किसी भी वन ऑफ द मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पर लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन द सेंस क्या है कि किसी भी तरह का बिल, मनी बिल हो, फाइनेंस बिल हो, उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, या फिर यहाँ कुछ भी किसी भी तरह का कोई गलत चीज आपको देखने के लिए मिलती है, तो बाकी सारे जो मिनिस्टर्स हैं वो ये अथॉरिटी रखते हैं कि वो यहाँ पर प्रेसिडेंट को एडवाइस दे कि या तो लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाए। लोकसभा के डिसॉल्व होने का सेंस पता है क्या? कि यहाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उन सभी को हटा दिया जाएगा और यहाँ पर दोबारा इलेक्शन किए जाएंगे। तो वो ऐसा इसलिए बोला गया है क्योंकि अगर यहाँ किसी भी वन ऑफ द मेंबर की भी गलती होती है तो यहाँ पूरी काउंसिल डिसॉल्व की जाएगी, इस तरीके से। तो बाकी जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो ये अथॉरिटी रखते हैं कि वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करें कि या तो वो लोकसभा को डिसॉल्व कर दें या फिर दोबारा फ्रेश इलेक्शन करवाएं। तो इसलिए यहाँ पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब ये है कि पूरी काउंसिल जो है वो संयुक्त रूप से कार्य करती है, और अगर किसी भी तरह का कोई गलती होती है तो वो भी पूरी काउंसिल्स को ही उसका भुगतान करना होगा, क्योंकि यहाँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है, कन्वेंशनल नहीं है। अब किस तरह के यहाँ मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं? टाइप्स ऑफ मिनिस्टर। तो द
Indian constitution does not categorize minister into rank. However, in practice seen in India, ministers are of four types. भारत के संविधान में मिनिस्टर्स को रैंक के हिसाब से कैटेगराइज नहीं किया गया है। यहाँ इन्हें अलग तरीके से चार विभिन्न भागों में बांटा गया है। जैसे कि पहले कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। ये पूरी हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं। ये जितने भी फोर टाइप्स है ये काउंसिल्स में आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहलाते हैं। तो कैबिनेट मिनिस्टर ही इज प्रेजेंट एंड ही पार्टिसिपेट इन एवरी मीटिंग ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट मिनिस्टर कौन कहलाएंगे? कैबिनेट मिनिस्टर वो कहलाएंगे जो कि कैबिनेट की हर मीटिंग में प्रेजेंट होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरे होंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। दूसरे होंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यानी कि स्टेट के मिनिस्टर जिन सभी के पास इंडिपेंडेंट चार्ज होगा। ही इज अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट हु डज नॉट वर्क अंडर अ कैबिनेट। ये कैबिनेट के अंडर में वर्क नहीं करते, इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज होता है, इनके अपना डिपार्टमेंट होता है, अपना एजेंडा ये फॉर्म करते हैं। ही इज इनवाइटेड टू अटेंड द मीटिंग, पर इन्हें यहाँ पर मीटिंग अटेंड करने के लिए इनवाइट किया जाता है, पर ये कैबिनेट के अंडर में बिल्कुल भी नहीं है। दूसरे होता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ही इज अ मिनिस्टर हु डज नॉट हैव इंडिपेंडेंट चार्ज ऑफ एनी डिपार्टमेंट। यानी कि हमने दो तरह के मिनिस्टर ऑफ स्टेट देखे, पहले वो जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है और दूसरे वो जिनके पास इंडिपेंडेंटली चार्ज नहीं होता। तो इनके पास इंडिपेंडेंटली चार्ज नहीं होता, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंडर में ही काम करते हैं। The work to such ministers allocated by his cabinet minister. इनका काम यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। और कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन से होंगे? जिनके पास उनका खुद का इंडिपेंडेंट चार्ज होगा, वो अपने काम, अपना एजेंडा खुद ही डेवलप करेंगे, किसी के कहने पर उन्हें कोई अलॉट नहीं करेगा वो। ठीक है। इसके बाद फोर्थ नंबर पर आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर। ही इज अ मिनिस्टर हु वर्क्स अंडर अ कैबिनेट मिनिस्टर और अ मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। हिज वर्क इज अलॉटेड बाय द मिनिस्टर अंडर whom ही इज वर्किंग। यानी कि डेप्यूटी मिनिस्टर वो मिनिस्टर होते हैं जो या तो कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंडर वर्क कर रहे हो या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट के अंडर वर्क कर रहे हो। यहाँ पर भी कुछ मिनिस्टर्स ऐसे होंगे जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उन्हें मिनिस्टर्स द्वारा, यानी जिनके अंडर ये काम कर रहे होते हैं उनके द्वारा यहाँ इनका काम अलॉट किया जाता है कि आपको इस डिपार्टमेंट में वर्क करना है या फिर आपको इस डिपार्टमेंट में वर्क करना है। तो यहाँ पर इतने टाइप्स के यहाँ मिनिस्टर्स होते हैं, सभी का काम अलग अलग होता है। तो डिफरेंट तरीके से इन्हें या फिर कैबिनेट द्वारा या फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट द्वारा डेप्यूटी मिनिस्टर्स को वर्क अलॉट किया जाता है। तो सिंपली हमने यहाँ पर ये चीज जानी कि जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं उसे फोर डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया है। पहली कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विदाउट इंडिपेंडेंट चार्ज और डेप्यूटी मिनिस्टर। तो इन सभी को मिलाकर जो है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर बनती है, और इसके बारे में जो प्रावधान है वो आपको आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 में मिलता है। तो यहाँ मुझे लगता है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। अगर आप और किसी टॉपिक पर भी वीडियो देखना चाहते हैं, पॉलिटी, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर सकते हैं। थैंक यू।